5 गरीब बहू का घास का ससुराल। आओ आओ बहू, तुम्हारा इस नए घर में स्वागत है। ये घर आज के बाद तुम्हारा है। थोड़ा छोटा है, लेकिन तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हें जब भी कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता देना और मुझे अपनी सास नहीं माँ समझना। आपके रहते हुए भला हमें यहाँ कैसे परेशानी हो सकती है? और जहाँ माँ होती है वहाँ उसके बच्चों को कोई परेशानी नहीं होती। बरखा बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी। आज के बाद आप सिर्फ आराम करेंगी। घर की सारी जिम्मेदारी आप हम पांचों पर छोड़ दीजिए। मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य का काम किया होगा जो मुझे इस जन्म में इतनी अच्छी बहुएं मिली हैं। कविता अपने 5 बेटों परेश, नरेश, सूरज, अमर और करम के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। कविता की 5 बेटे रिक्शा चलाने का काम करते थे, जिससे उनकी दिन में इतनी कमाई हो जाती थी कि उनका दिन भर का गुजारा हो जाए। कविता ने अपने 5 बेटों की शादी बरखा, कोमल, भारती, महिमा और आंचल नाम की 5 बहनों से करवाई थी। 5 बहनें सर्वगुण संपन्न और बहुत संस्कारी होती हैं। शादी के बाद 5 बहुएं मिलकर अपनी सास का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियों को संभालती हैं। बारिश का मौसम हो रहा है, लगता थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाएगी। मुझे भी यही लग रहा है। चलो, हमने जो बाहर आंगन में कपड़े सुखाए हैं उन कपड़ों को ले आते हैं, वरना सारे कपड़े भीग जाएंगे। अरे वाह, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। ऐसे मौसम में तो पकौड़े खाने का दिल कर रहा है। माँ जी, आप थोड़ी देर रुकिए, हम लोग आपके लिए पकौड़े और गर्मा गर्म चाय बनाकर लाते हैं। भारती, आंचल और महिमा तीनों बहुएं चाय और पकौड़े की तैयारी करने में लग जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ बरखा, कोमल बाहर से कपड़ों को घर के अंदर ले आती हैं कि तभी थोड़ी देर में ही बारिश शुरू हो जाती है। शुरुआत में तो बारिश धीमी धीमी होती है, लेकिन समय बढ़ने के साथ साथ बारिश की रफ्तार भी बहुत तेज होने लगती है। कविता का मकान काफी पुराना होता है, जिससे मकान की दीवारें और छत काफी कमजोर हो गई थी। बारिश का पानी अब धीरे धीरे टूटी हुई छत से कविता के घर के अंदर गिरने लगता है। माँ जी, पूरे घर में पानी फैल गया है, अब हम लोग क्या करें? हमें इस पानी को फेंक कर साफ करना पड़ेगा, वरना गीली जमीन पर हम लोग नहीं सो पाएंगे। 5 बहुएं, उनके पति और सास सब मिलकर पानी को साफ करने लगते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे तैसे करके बारिश थोड़ी देर के लिए थमती है। सभी लोग जैसे तैसे अपनी रात गुजारते हैं। सुबह होते ही दोबारा बारिश शुरू हो जाती है। 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार हो रही तेज बारिश से कविता का घर अब और कमजोर हो जाता है, जिससे कविता की छत नीचे गिर जाती है। इससे घर में रह रहे किसी को भी चोट तो नहीं लगती है, लेकिन छत गिर जाने की वजह से अब सारा परिवार बेघर हो जाता है और बारिश से बचने के लिए सारा परिवार एक बड़ी सी पाइप के अंदर जाकर बैठ जाता है। आज पूरे परिवार को पूरे 3 दिन हो चुके थे उस पाइप में बैठे हुए। माँ जी, हम कब तक इस पाइप के अंदर बैठे रहेंगे? आज पूरे 3 दिन हो चुके हैं, हम इस पाइप से नहीं उतरे। 3 दिनों से हम सब ने कुछ खाया भी नहीं है। हम सब की हालत खराब हो रही है। हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ऐसे ना हो इसी पाइप में हम सब अपना दम तोड़ दें। महिमा बिल्कुल ठीक कह रही है, हम लोगों को अपने रहने का इंतजाम तो करना ही होगा। महिमा और आंचल की बात को सोचते सोचते बरखा की नज़र सामने वाले मैदान के घासों में पड़ती है, जहां वो देखती है कि जिस जगह घास है वहां पानी इकट्ठा नहीं हो रहा है। माँ जी, सामने उस मैदान में देखिए, जहाँ जहाँ घास है वहाँ बारिश का पानी इकट्ठा नहीं हो रहा है। घास बारिश के पानी को अपने अंदर सोख कर रखती है। हम लोगों के पास ना ही तो पैसे हैं और ना ही घर बनाने का कोई सामान, तो क्यों ना हम लोग घास से अपना घर बनाएं। ये घास का घर बारिश में हमारी काफी मदद करेगा। बहू, तेरी तरकीब तो अच्छी है, लेकिन ये घास का घर हम लोग बनाएंगे कैसे? हम में से तो किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है। आप फिक्र मत करिए, आप घास का घर बनाने की जिम्मेदारी हम 5 बहुओं पर छोड़ दीजिए। बस जैसे ही ये बारिश रुकती है वैसे ही हम लोग इस काम में लग जाएंगे। 5 दिनों तक लगातार बारिश होने के बाद आखिरकार 6ठे दिन बारिश रुक जाती है, जिसके बाद सारा परिवार पाइप से बाहर आता है। सभी लोग मिलकर मैदान और अलग अलग जगह से घास इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। इतनी घास हमारे घर के लिए काफी है। आंचल, बरखा, कोमल, महिमा और भारती, चलो अब जल्दी से काम पर लगते हैं।
जिसके बाद पांचों बहुएं मिलकर घास का घर बनाना शुरू करती हैं और 4 दिनों की लगातार और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार पांचों बहू का घास का घर बनकर तैयार हो जाता है। तुम पांचों ने तो कमाल कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि घास का घर बनकर तैयार हो सकता है। आज तुम पांचों की वजह से हम लोगों के सिर के ऊपर वापस छत आ गई है। सच में तुम पांचों ने कमाल कर दिया। ऐसा मत कहिए, ये सब हमने हम सबके लिए किया है। नरेश और सूरज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर तुम पांचों ना होती तो शायद हम अभी तक उस पाइप के अंदर ही बैठे होते। तुम पांचों की तरकीब से ही हम लोगों के सर पर छत आई है। तुम जैसी बहुएं हर सास को मिले। जिसके बाद अब पांचों बहुएं और उनका पूरा परिवार उस घास के घर में खुशी खुशी रहने लगता है। घर का इंतजाम तो हो गया, लेकिन हम लोगों को अब अपना गुजारा करने का इंतजाम ढूंढना पड़ेगा। हमारा रिक्शे का काम भी आजकल ठीक नहीं चल रहा। पूरे दिन में मुश्किल से 50-100 रुपए की कमाई हो पाती है। हाँ अमर, तुम ठीक कह रहे हो। अगर ऐसे ही चलता ही रहा तो हम लोग तो भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। हम लोगों को कोई अपना काम शुरू करना पड़ेगा। अपना काम शुरू करने के लिए तो हमें बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी और हमारे पास तो 500 रुपए भी नहीं है। पांचों पति आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी पांचों पत्नियां उनकी सारी बात सुन लेती हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब मुझे लग रहा है कि हम पांचों को ही कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो कौन हमें काम पर रखेगा? तुम सब लोग फिक्र मत करो, हमें कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। अब पांचों बहुएं काम ढूंढने की तलाश में निकल जाती हैं। 4-5 दिनों तक लगातार काम ढूंढने के बाद आखिरकार पांचों बहुओं को घर में काम करने की नौकरी मिल जाती है। जिसके बाद पांचों बहुएं बहुत अच्छे से काम करती हैं। अब धीरे धीरे घर की परेशानी भी ठीक होने लगती है। पांचों बहुएं अपनी तनख्वाह से अक्सर कुछ पैसे जमा कर लिया करती थीं और जब पांचों एक अच्छी खासी रकम जमा कर लेती हैं तो वो उन पैसों को ले जाकर अपने पतियों को दे देती हैं। इतने सारे पैसे तुम लोगों के पास कहाँ से आए? हमने हमारी तनख्वाह से इन पैसों को जमा किया है। आप लोग इन पैसों की मदद से अपना कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। जिसके बाद पांचों पति मिलकर उन पैसों की मदद से एक कपड़े की दुकान खोल लेते हैं और देखते ही देखते उनकी दुकान चलने लग जाती है और कुछ ही महीनों की मेहनत के बाद वो सब लोग एक बड़ा सा घर लेते हैं जिसमें 5 बहुएं अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहती हैं। दयालाल जंगलों से लकड़ियां काटकर अपने टूटे फूटे घर के पास लाकर रख देता है और घर में जाकर अपनी पत्नी से कहता है, सुष्मिता, मैं जंगलों से लकड़ियां काट कर ले आया हूँ। जल्दी से खाने के लिए कुछ बना लो, बहुत जोरों से भूख लगी है। घर में तो अन्न का एक दाना तक नहीं है, खाने के लिए मैं क्या बनाऊं? हे भगवान, हे प्रभु परमेश्वर, हमारे ऊपर ये परेशानियां और कब तक चलती रहेगी? मुझे तो समझ ही नहीं आता। काश कि मेरे 5 बेटों का काम जल्द से जल्द लग जाए। दयालाल और उसकी पत्नी सुष्मिता दोनों ही शाम तक भूखे प्यासे ऐसे ही घर में रहते हैं। जैसे ही शाम हो जाती है उनके 5 बेटे पूरे दिन यहाँ वहाँ मजदूरी करके वापस घर लौटते हैं। अच्छा हुआ बेटा जो तुम आ गए, हम दोनों तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। घर में खाने का एक दाना तक नहीं है, क्या तुम सब्जियां लेकर आए हो? ये थोड़ा सा राशन और थोड़ी सी सब्जी लेकर आया तो हूँ। पवन अपनी माँ को सब्जी और राशन का थोड़ा सा सामान दे देता है, जिसके बाद उसकी माँ खाना बनाने चली जाती है। दयालाल और उसके बेटे बहुत ज्यादा भूखे होते हैं। कुछ ही देर में खाना बन जाता है, जिसके बाद सुष्मिता सभी को खाना परोस देती है। रात के समय दयालाल सोते समय अपनी पत्नी सुष्मिता से कहता है, हम लोग इतने गरीब हैं, हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है और तुम तो जानती हो हमारे 5 बेटे हैं। उन 5 बेटों की शादी कैसे होगी? कैसे करेंगे हम उनकी शादी? अजी मैं तो बस अभी इतना ही कह सकती हूँ कि भगवान पर भरोसा रखो, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। सुष्मिता और दयालाल दोनों सो जाते हैं। अगले दिन दयालाल फिर से जंगलों में लकड़ियां काटने चला जाता है और उन लकड़ियों को बाजार में जाकर बेच देता है। इसके बाद वो रास्ते से आ रहा होता है कि तभी उस रास्ते से एक पंडित उसे मिल जाता है। अरे दयालाल, कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे घर पर ही आ रहा था। पिछली बार जब तुम मुझसे मिले थे तो कह रहे थे कि तुम्हारे 5 बेटों के लिए लड़की ढूंढनी है। देखो, लड़कियां तो मुझे मिल गई हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गरीब परिवार से हैं। दहेज और बाकी का कुछ सामान मिलना तो मुश्किल होगा।
अरे पंडित जी, कैसी बातें कर रहे हो? मैं ही कौन सा अंबानी हूँ जो अपने बेटों के लिए अमीर खानदान का रिश्ता देखूं? मुझे तो गरीब लड़कियां मंजूर है। मैं खुद चाहता हूँ कि मंदिर में ही अपने बेटों की शादी करवाकर अपने घर बहू ले आऊं। पंडित दयालाल की बात समझ जाता है, जिसके बाद वो दयालाल और उसकी पत्नी सुष्मिता को लड़की दिखाने के लिए लड़की वालों के घर पहुंच जाता है। दयालाल और सुष्मिता को वो पांचों बहनें पसंद आ जाती हैं, जिसके बाद वो उनकी शादी अपने बेटों से कर देते हैं। जैसे ही दयालाल की 5 बहू घर पर आती हैं, उसकी पत्नी सुष्मिता उनसे कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी भी बहुत सारी ख्वाहिशें होंगी, लेकिन हम लोग भी बहुत ज्यादा गरीब हैं। यही अब एक घर है जहाँ तुम्हें गुजारा करना पड़ेगा। अरे माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हो? हम भी तो गरीब परिवार से हैं। गरीबी में रहना हम 5 बहनों को बहुत अच्छे से आता है। बचपन से ही हम गरीबी में ही तो रहे हैं और बचपन से ही हमने गरीबों को बहुत करीब से जाना है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें आप लोगों के साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं है। आखिर ये भी तो हमारा ससुराल है और हम 5 बहनें मिलकर कोशिश करेंगे कि इस घर को हम स्वर्ग बना सकें। अपनी 5 बहू की बातें सुनने के बाद सुष्मिता को बहुत खुशी मिलती है। उसकी आंखें भर आती हैं। चलो, अच्छी बात है, इस घर में समझदार बहुएं तो आई। उस दिन जैसे ही उन 5 का गृह प्रवेश होता है, अचानक से उनके घर की दीवार पूरी की पूरी गिर जाती है। ये देख सुष्मिता हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये सब अभी ही होना था। अब क्या करें? अब तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम इस दीवार को दोबारा से बनवा सकें। कोई बात नहीं माँ जी, ये सब तो होता ही रहता है। लेकिन बहू, ये सब आज ही होना क्यों था? अब रात को हम सब कैसे सो पाएंगे? घर जंगल के पास था, जिसकी वजह से उन्हें रात को टूटी हुई दीवार वाले घर पर सोने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो सुष्मिता की 5 बेटियां उसे दीवार को फिर से खड़ा करने की कोशिश करती हैं, लेकिन बिना सीमेंट की वजह से वो दीवार बन ही नहीं पाती। कोई बात नहीं, हम पैसे कमाने की कोशिश करेंगे और इस दीवार को फिर से खड़ा कर देंगे। उसके लिए हमें काम मिलना भी बहुत जरूरी है। चलो फिर कहीं काम ढूंढने चलते हैं। हाँ हाँ, बिना काम ढूंढे तो पैसे आएंगे नहीं। चलो चलते हैं। वो 5 काम ढूंढने के लिए फिर से निकल जाते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उन्हें कोई काम नहीं मिलता, जिसकी वजह से उन्हें कई दिन तक काफी परेशानी उठानी पड़ती है। बारिश का पानी भी घर में यूं ही आने लगता है, जिससे परेशान होकर एक दिन उर्वशी के दिमाग में एक आइडिया आता है। सुनो, तुम चारों को याद है जब हम छोटी थी तो घास का घर बनाकर खेला करते थे और वो घर कितना ठंडा हुआ करता था, उसमें पानी भी नहीं आता था। लेकिन तुम ये सब हमें अभी क्यों बता रही हो? समझ गई उर्वशी, ये कहना चाहती है वो कि अब हम लोग अपना एक घास का घर बनाते हैं। घास के घर के काफी फायदे होते हैं। उसके अंदर पानी टपकेगा नहीं और ठंडा रहेगा, गर्मी नहीं लगेगी, और फिर उसमें हमें एक पत्थर की जरूरत नहीं है, बस कुछ लकड़ियां और घास चाहिए होंगी। जंगल में सामान से हम अपना घास का घर आराम से बना सकते हैं। वो 5 घास के घर के बारे में अपनी सास ससुर को बताती हैं और अपने पतियों को भी। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? भला ऐसा कुछ हो भी सकता है? कोशिश करें तो बहुत कुछ हो सकता है। हमें अपनी बहू के मुताबिक घास का घर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दयालाल के कहने पर उसके 5 बेटे मान जाते हैं, जिसके बाद वो सभी जंगल से लकड़ी और घास ढूंढने निकल जाते हैं। लेकिन पूरे दिन जंगल से घास ढूंढते हुए भी उन्हें कहीं भी घास नहीं मिलती। सुबह से यहाँ शाम हो गई, लेकिन हमें कहीं घास ही नहीं मिल रही। अब क्या करें? अब तो घर जाने के अलावा और कुछ बचा ही नहीं। चलो घर ही चलते हैं। हाँ हाँ, समय भी बहुत हो गया है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो सभी निराश होकर वापस घर की तरफ लौट रहे होते हैं, लेकिन दयालाल सभी से कहता है, तुम सब घर चलो, मैं अभी इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। लेकिन पिताजी, आप अकेले जंगल में घूमोगे तो ठीक नहीं है। जंगल रात के समय खतरों से खाली नहीं होता। मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम सब घर जाओ। दयालाल के कहने पर उसका पूरा परिवार वापस लौट जाता है, जिसके बाद दयालाल जंगल में यहाँ वहाँ घास ढूंढता रहता है, लेकिन उसे घास कहीं भी नहीं मिलती। तभी उसे एक भेड़िया की चिल्लाने की आवाज आती है। जैसे ही वो पलटकर देखता है, उसके पीछे एक बहुत भयानक भेड़िया खड़ा होता है। दयालाल उसे अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेज भागता है। वो भेड़िया भी उसके पीछे पीछे भागता है। उसके बाद दयालाल अचानक से एक गड्ढे में लुढ़कता हुआ चला जाता है। अरे ये क्या?
ये कौन सी जगह है? मैं ये कहाँ आ गया? वो गड्ढा नहीं बल्कि एक गुप्त गुफा थी जिसके अंदर बहुत सारी घास रखी होती है। अरे वाह, आखिरकार मुझे घास मिल ही गई। अब मुझे अपने पूरे परिवार को इसके बारे में बताना होगा। दयालाल बहुत ही सावधानी से उसे गुफा के अंदर से बाहर निकालता है। जैसे ही उसे ये पता चलता है कि वो भेड़िया जा चुका है, वो फौरन अपने घर लौटने वापस आ जाता है और अपने पूरे परिवार को उस गुफा के बारे में बताता है। इसके बाद दयालाल का पूरा परिवार गुफा के अंदर से सारी घास निकाल कर ले आता है। वो सभी मिलकर घास का घर बनाना शुरू कर देते हैं। दयालाल की 5 बहू बहुत मेहनत करती हैं, तब जाकर वो बहुत सुंदर सा घास का घर बनाकर तैयार कर लेती हैं। ये घर तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। आखिरकार उनका सपना पूरा हो ही जाता है। वो उस घास के घर में रहने लगते हैं, जिसके बाद सुष्मिता और दयालाल की 5 बहू मिलकर और घर बना लेती हैं और उन्हें किराए पर छोड़ देती हैं, जिसके चलते उन्हें महीने का कुछ पैसा उस घास के घर से मिल ही जाता है। और अब वो घास उन्हें बहुत लक्की साबित होती है, क्योंकि दयालाल के 5 बेटों को बहुत जल्द नौकरी भी मिल जाती है। अब उनकी सभी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।